थालोड इज हियर। अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का क्या सिद्धांत होता है, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। अब अपन पढ़ेंगे इस क्लास में संधारित्रों का संयोजन, द्रव्य की आवेशित बूंदों का संयोजन, संधारित्र के स्थान पर अपन यदि दो चालक लें और उनको तार से संयोजित कर दें तो कितनी ऊर्जा हानि होती है, कब तक ऊर्जा हानि होती है, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके साथ ही देखने वाले कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेवी, एयरफोर्स, एनडीए इन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है और कैसे अपन उनका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आंसर देने वाले विदाउट पेन यूज किए। तो देखो सबसे पहले आता है संधारित्रों का संयोजन। तो क्वेश्चन पहले ही आ गया संधारित्रों का संयोजन करते ही क्यों है। कोई भी संयोजन हो, संधारित्रों का हो, प्रतिरोधों का हो, स्प्रिंगों का हो, सेलों का हो, संयोजन करते ही क्यों है। होता क्या है, जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो कुछ निश्चित मान के संधारित्र बनाती है और अपन को कोई उपकरण घर में डिजाइन करना है तो उसमें आवश्यकता अनुसार कोई संधारित्र, कोई सेल लगाना पड़ता है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार धारिता का या प्रतिरोध का मान प्राप्त करने के लिए अपन को संधारित्रों का संयोजन करना पड़ता है। तो संधारित्रों का संयोजन अपनी आवश्यकता अनुसार धारिता का मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। या तो संयोजन से तुल्य धारिता का मान प्रयुक्त होने वाले संधारित्रों की धारिता से अधिक प्राप्त होता है और अन्यथा तो कम प्राप्त होता है। इसीलिए संधारित्रों का संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक होगा श्रेणीक्रम और दूसरा होगा समांतरक्रम। आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है। ट्रिक है ये। ट्रिक क्या कहती है, समांतर क्रम में विभवांतर समान, वो चाहे संयोजन किसी का भी हो, चाहे सेलों का हो, चाहे प्रतिरोधों का हो, चाहे संधारित्रों का हो, समांतर क्रम में विभवांतर समान, ये हमेशा आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट पहला श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम में समान राशि कौन होगा, इसमें समान राशि रहने वाली है आवेश, और समांतर क्रम में कौन रहने वाला है, विभवांतर मतलब V और इसमें आवेश मतलब Q। अपने पास तीन ही तो राशि है तो धारिता तो किसी में समान रहने वाली नहीं है, तो इसके अलावा अलग अलग कौन सी राशि रहेगी, अलग अलग राशि। तो इसमें जो अलग अलग रहने वाली राशि है वो है, इसमें तो विभवांतर V और इसमें आवेश Q। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, एक में 1/C1 प्लस वाला आएगा और एक में सीधा C1 प्लस C2 वाला आएगा, लेकिन एन वक्त पर ये भूल जाते हैं कौन सा श्रेणी क्रम के लिए, कौन सा श्रेणी समांतर क्रम के लिए। अब देख लीजिएगा यहाँ से ही परमानेंट कैसे याद है। तो देखो अपने पास यहाँ पर है C बराबर Q अपॉन V। मैं तो हमेशा आपको एक ही ट्रिक याद करवाता रहा हूँ, समान जो भी समान राशि है उसको उठा दो, नियत राशि को उठा दो। इसमें कौन समान है, आवेश, आवेश को उठा दो तो इसकी समानुपाती 1/V। व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन आया तो व्युत्क्रमानुपाती के रिलेशन में 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये कब है, अलग अलग धारिता के संधारित्रों हेतु तुल्य धारिता, ये
अब इसमें किसको रिमूव करेंगे आप, कौन समान है, विभवांतर। तो इसमें C बराबर क्यों अपन में V को उठा दो, तो C समानुपाती क्यों आया, समानुपाती आया इसलिए P फॉर पैरेलल C1 प्लस C2 सो ऑन, एन के लिए हो जाएगा सीधा। यदि दो ही संधारित्र जुड़े हुए हों तो इसको सोल्व करने पर यह आता है CS बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको ये फॉर्मूला बहुत रेयर केस में यूज लेना है जब 3 या 3 से ज्यादा संधारित्र जुड़े हों, और नेवी एयरफोर्स में ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी। अधिकांशतः 2 संधारित्र का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला कभी यूज न लें, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज लें और इसको याद रखना है गुणा बटा जोड़। मैं आपको न्यूमेरिकल से सोल्व करके भी बताऊंगा कैसे गुणा बटा जोड़ का क्या अर्थ होता है। बात करते हैं जब सारे संधारित्र समान धारिता के हों तो समान धारिता के संधारित्रों हेतु तुल्य धारिता, उस वक्त ऐसा होता है CS बराबर तो हो जाता है C बटा N और CP बराबर हो जाता है NC। तो इसमें तो भाग लग रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है, धारिता घटाना। मैं शुरू में बता रहा था आपको कि या तो तुल्य धारिता कम प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं या तुल्य धारिता बढ़ाने के लिए, और इसका उद्देश्य है तुल्य धारिता बढ़ाना, तो ये धारिता को बढ़ाने के लिए यूज लिया जाता है। यदि अपन बात करें इनमें संबंध की तो CP और CS में ये संबंध आता है CP इक्वल्स टू, देखो चलो इसको प्रूफ ही करवा देता हूं मैं, इसमें भाग दे दो CP बटा CS बराबर, तो CP का मान कितना है NC और CS का मान है C और बटा N, तो ये C कैंसिल हो गया, तो ये दोनों में रिलेशन आ गया। क्या आया, CP बराबर क्या आया N स्क्वायर CS आ गया। ये रिलेशन आ गया किसमें, CP और CS में। फिर देखते हैं कि इनका संयोजन होता कैसे है। जो श्रेणीक्रम संयोजन है उसमें संधारित्रों को ऐसे जोड़ा जाता है, ये पहला संधारित्र जिसकी धनावेशित प्लेट, ये दूसरा संधारित्र जिसकी धनावेशित प्लेट, ये ऋणावेशित प्लेट, पहले की ऋणावेशित प्लेट दूसरे की धनावेशित, और इसी प्रकार से आगे। मतलब विपरीत आवेशित प्लेटें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसमें क्या होता है, सभी की धनावेशित प्लेटें एक जगह और सभी की ऋणावेशित प्लेटें एक जगह, ऐसा संयोजन होता है। तो सभी की धनावेशित प्लेटें एक जगह जुड़ी होती हैं और सभी की ऋणावेशित प्लेटें एक जगह जुड़ी होती हैं, तो ये संयोजन है श्रेणीक्रम और समांतर क्रम। नोट कर लें या तो, और या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप चाहते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैंने बता दी है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। फिर अपन देख लेते हैं इसमें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो ये 3 संधारित्र है और उनकी प्लेटों को इस प्रकार से जोड़ दिया गया, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड और ये भी 1 माइक्रोफेरेड। आपको कहा गया है इस A और B बिंदु के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप व्हीटस्टोन सेतु बना लें। ये A ये B, इस पॉइंट को C नाम दे दें, इसको D नाम दे दें। A और C के मध्य देखो 1 माइक्रोफेरेड है, तो A और C के मध्य 1 माइक्रोफेरेड जोड़ दो, ये जुड़ गया। C से D के बीच में 1 माइक्रोफेरेड है, ये C ये D, ये 1 माइक्रोफेरेड जोड़ दो। नेक्स्ट ये जुड़ गया। C और B को डायरेक्ट जोड़ दो, ये भी जुड़ गया। इसके बाद D और B के बीच में 1 माइक्रोफेरेड जोड़ दो, ये रहा। A और D को डायरेक्ट जोड़ दो इसको,
होता क्या है, संधारित्र और प्रतिरोधों में ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। यदि दोनों इस प्रकार से सीधी लाइन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर है कि सीधा संयोजक तार जुड़ा हुआ है और उसका मीनिंग ये है कि ये दोनों पॉइंट एक ही है। तो ये दोनों पॉइंट एक हुए तो भी सी पॉइंट को मत लिखो और इन दोनों पॉइंटों को ला करके यहाँ जोड़ दो। ये दोनों पॉइंट एक ही हैं तो इस डी पॉइंट को मत लिखो और इन दोनों तारों को ला करके यहाँ जोड़ दो। तो दो, ये एक पहले से जुड़ा हुआ है तो ए बिंदु से कितने तार निकलेंगे, 3। और यही कंडीशन कहाँ होगी, बी बिंदु पर। बी बिंदु से भी कितने तार निकलेंगे, 3। और तीनों के बीच में एक एक माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये सारे संधारित्र किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है सी ए बी बराबर एन इंटू सी। तो सी ए बी बराबर एन का मान कितना है, 3 और 1, तो ये हो गया 3 माइक्रोफेरेड। कंडीशन हो जाए थोड़ी सी चेंज और यहां पर ये अगला कह दे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा हूं। आपको कह दे ये दो संधारित्र जुड़े हुए, 1 माइक्रोफेरेड का यहाँ और दूसरा 1 माइक्रोफेरेड का यहाँ, और आपको इसकी कोई उटपटांग वैल्यू देगा। तो पहले वाले में 3 संधारित्र थे, अब हो गए 5। तो अब बोलेगा इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करो। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, यहां पर भी एक संधारित्र जोड़ दो और एक यहां जोड़ दो। और इसमें दिया हुआ है कि जो सी और डी के बीच में उसकी धारिता है 7 माइक्रोफेरेड। व्हीटस्टोन से तो क्या कहता है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर इनके है, तो बीच वाला हट जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इनका अनुपात 1/1 1 हुआ, 1/1 1 ही हुआ, बीच वाला हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो सीधा ये संयोजन ऐसे बन जाएगा। इस स्थिति में ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए और ये भी श्रेणी क्रम में हुए, और श्रेणी क्रम में दोनों समान धारिता के होते हैं तो धारिता हो जाती है आधी। तो आधा ये एक और एक आधा हो जाता है श्रेणी क्रम में, और ये भी आधा, आधा और आधा वापिस कितने हो गए, 1। तो सी ए बी बराबर कितना हुआ, 1 माइक्रोफेरेड। तो ट्रिक क्या कहती है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, सीधा पेन से टिक करना है करेक्ट आंसर को। और वो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए जो लिखा है वही आंसर है। तुल्यधारिता कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, और गिवन भी कितनी है, 1 के तो दिया है। तो कभी कुछ नहीं सोल्व करना है, इन चारों की धारिता बराबर है और बीच वाला हट जाएगा, और जो लिखा है वही क्या है, आंसर। हो गया ट्रिक से सोल्व। बस ऐसे ही देखते जाइए और क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं। ये कहेगा एक समान क्षेत्रफल की स्मॉल n प्लेटें एक दूसरे के पास रखी गई हैं, एक दूसरे के समांतर रखी हैं, तो कितने संधारित्र बनेंगे। इस प्रकार से ये प्लेटें रखी हुई हैं, बराबर दूरी पर रखी हैं, सबका क्षेत्रफल समान है, तो कितने संधारित्र बनेंगे और प्रथम और अंतिम प्लेट के मध्य तुल्यधारिता कितनी होगी। ध्यान दीजिए, जितनी प्लेट हैं, माना प्लेटों की संख्या बराबर n, तो संधारित्रों की संख्या बोलो कितनी, बराबर n-1। तो संधारित्रों की संख्या कितनी होगी, n-1। तो यहां पर देखो क्या करना है, ये प्लस प्लेट, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस।
इस प्रकार से। तो सारी की सारी धनावेशित प्लेटें तो एक जगह, और सारी की सारी ऋणावेशित प्लेटें एक जगह। इस प्रकार से धनावेशित प्लेटें एक जगह और ऋणावेशित प्लेटें एक जगह। तो पहले बात तो संधारित्र कितने बने, 1 2 3 4 5 6 संधारित्र बने। संधारित्रों की संख्या हुई 6। प्लेटों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 प्लेट हैं, तो संधारित्र बनेंगे कितने, एक कम, मतलब 6 संधारित्र बनेंगे। सभी की प्लस प्लेटें एक जगह जुड़ी हुई है, माइनस प्लेट एक जगह जुड़ी हुई है। कौन सा संयोजन हुआ, अभी बता चुका हूं मैं पीछे वाले टॉपिक में, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता क्या होती है, सी ए बी बराबर n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, तो सभी की कितनी हो जाएगी, n-1 से गुणा हो जाएगा, जितने भी संधारित्र होंगे उतने से गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से और कंडीशन अपन देखते हैं इसमें कि यदि ये डायग्राम दिया हुआ आपको और ये कहे ए और बी के मध्य तुल्य धारिता बताओ, दूसरा इसका रूप ये भी हो सकता है, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता बताओ। तो दोनों का लगभग एक जैसे सॉल्यूशन है। क्या करें, इस पर प्लस आवेश मान लें, यह आवेश डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ इधर भी आ जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज मान लें तो ये भी इधर डिस्ट्रीब्यूट होकर के इधर आ जाएगा। प्लस माइनस ये एक संधारित्र बन गया, माइनस प्लस ये दूसरा संधारित्र बन गया, ये तीसरा संधारित्र बन गया। तो यहाँ पर कितने संधारित्र बन गए, 3 संधारित्र। और धनात्मक आवेशित प्लेटें एक जगह जुड़ी हुई हैं और नेगेटिव चार्ज प्लेटें एक जगह जुड़ी हुई हैं। तो कौन सा संयोजन हो गया, समांतर क्रम। समांतर में ये पढ़ रखा है Cp बराबर n इंटू सी। तो Cp बराबर n कितना, 3, एक की धारिता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। यहां पर भी सेम डायग्राम बना ले ऐसा, ये प्लस और ये माइनस। प्लस के बाद माइनस से एक संधारित्र बन गया, माइनस माइनस कोई संधारित्र नहीं, माइनस के बाद प्लस तो दूसरा संधारित्र, 2 संधारित्र तो सी ए बी बराबर 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। इस प्रकार से ये दूसरा संधारित्र बन गया। अब संधारित्र का उपयोग क्या होता है, संधारित्र अपन क्यों पढ़ते हैं, तो उसके लिए देखो उपयोग। संधारित्र क्षण भर के लिए धारा का मान तेज करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्षण भर के लिए धारा का मान तेज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पहला उपयोग है संधारित्र का। दूसरा, क्षण भर के लिए धारा बढ़ाने हेतु। और तीसरा है प्रेरकीय प्रभाव कम करने के लिए। यह आपको ज्यादा एसी वाले चैप्टर में समझ में आएगा। जो प्रेरकत्व होता है एल, ये क्या कर देता है, धारा को पीछे कर देता है। तो धारा को विभवांतर के समान कला में बनाए रखने के लिए अपन संधारित्र जोड़ देते हैं, क्योंकि यह धारा को अग्रगामी कर देता है। तो प्रेरकीय प्रभाव को कम करने के लिए भी अपन ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, अपने पास है 2 चालक और चालकों को आपस में जोड़ते हैं, तो उनमें किस प्रकार से आवेश का प्रवाह होता है और कब तक होता है, ये इस प्रकार की कंडीशन। तो अपने पास 2 प्रकार के चालक हैं। एक चालक है ये वाला, इसके ऊपर आवेश है Q1, इसकी धारिता C1, विभव है V1। दूसरा है इसके ऊपर आवेश है Q2, धारिता है C2 और विभव है V2। इनको चालक तार से संयोजित करके,
संयोजित करके अलग अलग करने पर यदि अपन इनको अलग अलग करेंगे तो चालक तार से संयोजित करने पर आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश का पहले बात तो प्रवाह किधर से किधर होगा। आवेश का प्रवाह है उच्च विभव से, यदि धनावेश है तो हो सकता है इस पर आवेश हो भी नहीं भी हो, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। जब तक कि अंतिम आवेश बराबर न हो जाए। जब तक अंतिम आवेश बराबर नहीं होगा तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। उस अंतिम आवेश को कहा जाता है उभयनिष्ठ, सॉरी गलत हो गई, अंतिम विभव, आवेश नहीं, सॉरी ध्यान दें, अंतिम विभव बराबर नहीं हो जाए। जब तक कि अंतिम विभव बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आवेश का प्रवाह होगा। उस अंतिम विभव को कहा जाता है उभयनिष्ठ विभव। तो अपने पास एक पॉइंट आया उभयनिष्ठ विभव। यह है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। यह तो आ गया उभयनिष्ठ विभव। इस प्रक्रिया में होता क्या है, जब आवेश प्रवाहित होता है तो ऊर्जा की होती है हानि। क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। तो ऊर्जा की हानि कितनी होगी, ऊर्जा हानि का भी अपन को एक सूत्र देखना है, और वो ऊर्जा हानि होगी उष्मा के रूप में। किसके रूप में होगी, उष्मा के रूप में। तो उष्मा के रूप में ऊर्जा हानि वो होगा डेल्टा यू बराबर C1 C2 बटा 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा हानि का सूत्र होगा, जो 1/2 CV स्क्वायर वाला सूत्र है उसी से आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विभव विभाजन का। संधारित्र के सिरों पर अपन विभव का मान कैसे ज्ञात करें। तो देखो ये इस प्रकार का एक संधारित्रों का संयोजन है। तो सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं कि ये दो संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया 18 माइक्रोफेरेड और ये हो गया 9 माइक्रोफेरेड। ये दिया हुआ है 30 वोल्ट। अब देखो ये दोनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कौन समान होता है, आवेश। कौन सा होता है, आवेश समान होता है। तो C बराबर हुआ Q/V। आवेश को हटा दो तो इसी समानुपाती 1/V। तो ये विभव विभाजन नियम है। क्या कहता है कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो इससे अपन ऐसा लिखेंगे V2 बराबर उल्टा आएगा, पहले पर ज्ञात करना है तो मान आएगा दूसरे का। अपन यहाँ पर मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2। तो यहाँ पर आएगा V2 बराबर C2 पर ज्ञात करना है तो C1 बटा C1 प्लस C2 इंटू V। तो V2 बराबर C1 कितना है 18 और बटा C1 प्लस C2 18 प्लस 9, और माइक्रोफेरेड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। और V कितना दिया हुआ है 30। तो V2 बराबर 18 बटा 27 और गुणा 30, 9 से काटते हैं 2 3, ये 10 हो गया। तो V2 बराबर आ गया 20 वोल्ट। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना आवेशित बूंदों का संयोजन। किसी भी द्रव्य की बहुत छोटी छोटी बूंदें होंगी, उनको मिला करके अपन एक बड़ी बूंद बनाते हैं। तो किस प्रकार से बड़ी बूंद के ऊपर आवेश आएगा, किस प्रकार से उसके ऊपर विभव आएगा, इस प्रकार की चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। तो एक बड़ी बूंद का द्रव्यमान बराबर होता है n छोटी बूंदों का कुल द्रव्यमान। अब इसके अलावा अपने पास यहाँ पर टोटल 7 राशियां हैं।
तो उनमें किस प्रकार से क्या संबंध है क्या नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही एक अच्छी इजी ट्रिक, और उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे आपको इन फॉर्मूलों को बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, और जो भी इन फॉर्मूलों में कंफ्यूज आपके रहते हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या कहती है वो देखो, कौन इस संसार में राजा है जो करोड़पति, वीर और ऊर्जावान है। इधर वाले मान है बड़ी बूंद के लिए, ये है छोटी बूंद है। तो देखो ट्रिक क्या कहती है, कैसे याद करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो घर में भाई बहनों में बड़े हैं, और आपकी छोटी बहन के लिए उसकी इंगेजमेंट के लिए कोई लड़का देखना है, तो आप उसमें क्या क्वालिटी देखने वाले हो। सबसे पहले बात तो वो पैसों वाला होना चाहिए, फिर थोड़ा सा बोल्ड भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है अपनी बहन को कोई भी गाली दे दे और वो मुंह फाड़ता रहे सुनता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनर्जेटिक भी होना चाहिए, कोई भी काम है उसके लिए तत्परता होनी चाहिए उस बंदे में, इस प्रकार के गुण होने चाहिए। और उल्टा भी देख सकते हैं, आप में भी ऐसे गुण होने चाहिए, अदरवाइज आपको भी कोई देखने नहीं आएगा। इस 135 करोड़ जनसंख्या में कहाँ नंबर आने वाला है ऐसे, अदरवाइज संसार में जैसे आए अकेले वैसे चले जाओगे। आपके नाम का कोई राशन कार्ड भी नहीं बनेगा। इसलिए क्या करना है, ये गुण आप में होने चाहिए। करोड़पति मतलब पैसे होने चाहिए, बोल्ड होने चाहिए और एनर्जेटिक होने चाहिए एनी टाइम। तो देखो, और वो उस लड़की के लिए जो अपन लड़का देखने वाले हैं वो क्या होगा उसके लिए, राजा। तो कौन इस संसार में राजा है जिसमें ये तीनों गुण है, करोड़पति, वीर हो और ऊर्जावान हो। तो कौन यानी क्यों, इस यानी ए, संसार यानी सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है, राजा यानी आर, करोड़पति यानी सी, वीर यानी वी, ऊर्जावान यानी यू, ऊर्जा। तो जितना नाम से क्लियर है वो तो ठीक है, उसके अलावा जो भी नहीं होगा मैं आपको बता देने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर ई है वो विद्युत क्षेत्र है, आर है वो क्या है, त्रिज्या रेडियस, सी है वो क्या है, धारिता, वी विभव है और यू स्थितिज ऊर्जा है। एक बच गया सिग्मा, ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब इनमें संबंध क्या कहता है, कि बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो आप मान लें इसमें क्यू डैश मान लें, तो क्यू डैश बराबर एन इंटू क्यू। एक छोटी बूंद का आवेश कितना है, क्यों, तो एन छोटी बूंदों का जो टोटल आवेश है एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा। इसके बाद इधर सब में एन आएगा। याद रखने का तरीका देख लें, ये पावर अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूज करने वाली है। नेक्स्ट, इधर वाली राशि से इस एन को गुणा करना है। इधर क्या है, सिग्मा डैश, तो इधर सिग्मा, इधर कैपिटल आर है तो इधर स्मॉल आर ले सकते हो, सी डैश है तो इधर सी, इधर वी डैश है तो इधर वी, इधर यू डैश है तो इधर यू। अब बात आने वाली है घात पर। तो पहले जो राशि आई है उसके एक घात है, उसके बाद चार राशियों की घात 1/3 है। कितनी है, 1/3, और उसके बाद इसकी घात है 2/3 और इसकी घात है 5/3। बात है यह आती है कि ट्रिक कहाँ काम आई, ट्रिक इस सीक्वेंस में काम आई। इसी सीक्वेंस से इनको याद करना है, उटपटांग तरीके से याद करेंगे तो बार बार ये भूल जाएंगे। अब मैं एक दो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवा देने वाला हूं जिससे आपके ये क्लियर हो जाएगा। माना
पानी की एक छोटी बूंद की त्रिज्या 1 mm है, तो ऐसी ही 8 बूंदों को मिलाकर बनी बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होगी? तो देखो इजी वे में वैसे तो आप यदि बिना फॉर्मूले को ध्यान में रखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बोले सीधा सा पड़ा है ना, क्यों झंझट में उलझा रहे हो? एक छोटी बूंद की त्रिज्या 1 mm तो 8 की होगी 8 mm, लेकिन ऐसा नहीं है, फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो r बराबर आएगा n की घात 1/3 इंटू स्मॉल r। तो r बराबर क्या है, n कितना है 8, 8 की घात 1/3 गुणा 1 की त्रिज्या 1 mm, तो 8 की पावर कितनी आई 1/3 2, तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो बड़ी बूंद की त्रिज्या आएगी 2 mm। एक क्वेश्चन जो नेवी में आया हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है। एक छोटी बूंद पर, तेल की एक छोटी बूंद है, तो एक छोटी बूंद पर विभव बराबर है 5 वोल्ट। तो एक समान 125 बूंदों से बनी बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा? तो देखो विभव वी डैश बराबर n कितना है 125 और इसकी घात 2/3 गुणा एक छोटी बूंद का विभव कितना है 5। तो 125 का पहले घनमूल लेंगे, 1/3 कितना आएगा 5, 125 का घनमूल कितना आएगा 5 और 5 का फिर कर देंगे स्क्वायर और गुणा 5, तो बड़ी बूंदों पर कितना वोल्टेज आएगा 125 वोल्ट। इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसको आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, नो प्रॉब्लम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।